Hello and welcome everyone. In this video, we are going to talk about the chapter Nationalism in India. तो इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया, ये जानने से पहले हमको थोड़ा बहुत ये ज़रूर याद कर लेना चाहिए कि नेशनलिज्म होता क्या है. जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है दैट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. दैट व्हाट इज़ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म का मतलब होता है नेशन स्टेट. मीन्स एक नेशन में एक स्टेट हो, ना कि ये छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड हो. एक नेशन एक स्टेट जहाँ के लोग में क्या होना चाहिए, कॉमन कल्चर और शेयर्ड आइडेंटिटी होनी चाहिए, शेयर हिस्ट्री होनी चाहिए. और जहाँ इस चीज़ को अचीव करने के लिए नए सिंबल्स का यूज किया गया हो, नए सॉन्ग्स कंपोज किए गए हों, लोगों की सोच में कम्प्लीटली चेंज आया हो. ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो नेशनलिज्म है ये एक लॉन्ग प्रोसेस है. ये एक कॉन्शसनेस है, ये एक अवेयरनेस है लोगों का कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, ऑल दिस थिंग. सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ कॉन्शसनेस. सो नेशनलिज्म एक कॉन्शसनेस है. तो ये कॉन्शसनेस इंडिया में आया कैसे, इसका क्या प्रोसेस था, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में. सो लेट्स बिगिन दैट वन. So our first point that we are going to talk primarily is how does nationalism come in India. So our first point is nationalism in India is closely associated with anti-colonial movement. So another new word that we must know. What is that? Colonial. The word that is known as colonial. What is colonial? Colonialism or colonial is a practice by which a powerful country controls another country in order to become richer. It puts economic and political authority over other country. मीन्स देखो, सबसे पहले हमारा नेशनलिज्म जो स्टार्ट हुआ इंडिया में, ये किस वजह से हुआ? It happened or it started just because of कॉलोनियल गवर्नमेंट. अब कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जब एक पावरफुल कंट्री एक छोटे और लेस पावरफुल कंट्री को कंट्रोल करती है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली. जैसे कि इंडिया को कंट्रोल करता था ब्रिटेन. इंडिया वाज कंट्रोल्ड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बाय ब्रिटेन एट दैट टाइम. सो इसी कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के चक्कर में हमारा नेशनलिज्म एमर्ज हुआ. मीन्स कह सकते हो, अगर इंडिया में कॉलोनियलिज्म नहीं होता तो नेशनलिज्म भी नहीं आता. ठीक है जी. नेशनलिज्म क्या है? यूनिटी है. यस और नो? नेशनलिज्म इज़ नेशनल यूनिटी यू कैन से. तो नेशनल यूनिटी की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल था और उसके खिलाफ जाने के लिए हमको पावरफुल होना बहुत इम्पॉर्टेंट था. और हम पावरफुल तभी हो सकते थे जब हम यूनाइटेड होते. सेम थिंग हैपन कहाँ पे हुआ बताओ? फ्रांस में. द सेम थिंग हैपन इन फ्रांस. हाउ? मीन्स फ्रांस में जो कॉमन पीपल थे उनको यूनाइटेड होना पड़ा. किससे लड़ने के लिए? दैट मोनार्की से, क्योंकि मोनार्की पावरफुल था. वैसे ही इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट, British government was very powerful to fight against this colonial government. ठीक है, to fight against this colonial government, nationalism emerged in India. So anti-colonial movement का होता है कि इस colonial government को भगाने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए जो movement चला, we call that anti-colonial movement. And because of this anti-colonial movement, nationalism started in India. India was colonized by European powers, so people became united in the process of their struggle against colonialism. So these European powers like Britain, it was very, very powerful around the globe. So fight against this powerful, and rich colonial government, इंडिया के लोगों को यूनाइटेड होना पड़ा. इस प्रोसेस में इंडिया के लोग ऑटोमेटिकली यूनाइटेड हो गए. ठीक है. Many different groups came together, but
each group had its own experience and effect of colonialism. Type mistake is there. Here it is each. Okay. Many different groups came together, but each group had its own experience and effect of colonialism. Notion of freedom was different for each group. आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स थे, ठीक है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ थे। हर कम्युनिटी और हर ग्रुप के लिए फ्रीडम का मतलब अलग अलग था। वो सब एक साथ आए, मीन्स ऑल द ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज वर यूनाइटेड इन इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। लेकिन हर ग्रुप का अपना पर्सनल रीज़न था, हर ग्रुप का अपना पर्सनल रीज़न था इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना। यूनाइटेड होने का सबका अपना अलग अलग रीज़न था और सब ने अलग अलग तरीके से फ्रीडम का मीनिंग निकाला, सब ने अलग अलग तरीके से कॉलोनियलिज्म को झेला, ठीक है। लेकिन देखो, ये जो यूनिफिकेशन हुआ, ये जो अलग अलग ग्रुप्स का यूनिफिकेशन हुआ, इसमें महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि उन्होंने कुछ नेशनल मूवमेंट्स चलाए, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इन मूवमेंट्स के थ्रू गांधी जी ट्राइड टू यूनाइट ऑल दिस ग्रुप्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हियर, ये बार बार रिपीट होगा आपके चैप्टर में कि हर ग्रुप का अपना मतलब था फ्रीडम का। ईच ग्रुप हैड इट्स ओन मीनिंग ऑफ फ्रीडम। यस, दे वर यूनाइटेड बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन। यूनाइटेड हुए, लेकिन सबका अपना अपना पर्सनल रीज़न था यूनाइटेड होने का, ठीक है। सो गांधी जी मस्ट बी गिवन क्रेडिट फॉर दिस यूनिफिकेशन। यस, सो गांधी जी ने दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट लॉन्च किए, और भी बहुत सारे मूवमेंट थे, बट दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसी के थ्रू इंडिया में जितने भी कम्युनिटीज़ थे, जितने भी ग्रुप्स थे, इनको यूनाइटेड करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो अब बताओ, इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे वैरायटीज़ हैं इंडिया में, क्या ये यूनिफिकेशन विदाउट कन्फ्लिक्ट हो सकता था? बिना प्रॉब्लम के क्या ये यूनिफिकेशन हो सकता था? नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस चैप्टर में कि ये यूनिफिकेशन हुआ कैसे। ये जो जितने डिफरेंट ग्रुप्स थे, इनका यूनिफिकेशन गांधी जी ने कैसे किया, और इंडिया में नेशनलिज्म आया कैसे। ओके, दिस इज अवर टास्क। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट। अगर हमको जानना है कि नेशनलिज्म आया कैसे, तो हमको ये भी जानना होगा कि व्हाट वाज द कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ इंडिया अराउंड 1919, क्योंकि वहीं से हमारा ये चैप्टर इंडिया का हिस्ट्री स्टार्ट होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो 1919 और यू कैन सी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या कंडीशन था इंडिया का? व्हाट वाज द कंडीशन, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया? तो चलिए देखते हैं। इंडिया अराउंड 1919 के आसपास क्या कंडीशन था इंडिया का? वर्ल्ड वॉर का टाइम था ये। यस, वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस फ्रॉम 1914 टू 1918। वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट था इंडिया पे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम देखेंगे कि लोगों का कंडीशन क्या था और लोगों ने रिएक्ट कैसे किया। सो देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, एंड टू फुलफिल दिस दे हैड टू टेक वार लोन्स एंड इंक्रीज इन टैक्सेस, लाइक दे रेज्ड कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स। देखो, वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड ब्रिटेन वॉज पार्टिसिपेटिंग इन दिस वॉर। और ब्रिटेन का कब्जा कहाँ पे था? इंडिया पे था, ठीक है, इंडिया पे था। तो इंडिया से सारा पैसा लेके कहाँ जाते थे? ब्रिटेन, और वहीं से फिर वॉर में खर्चा होता था। वॉर एक्सपेंडिचर यू कैन से, वॉर पे ना स्पेंड करना पड़ता था मनी, पैसा लगाना पड़ता था। बिना पैसे के वॉर होगा? नहीं होगा। तो ये वॉर एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए क्या किया गया? इंडिया में क्या वॉर लोन्स लिया गया, उधार लिया गया पैसा। वॉर या जंग जीतने के लिए पैसे उधार लिए गए, और उस उधार को चुकाने के लिए क्या किया गया?
टैक्स में बढ़ोतरी की गई, मीन्स टैक्स बढ़ाया गया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाया गया और इनकम टैक्स इम्पोज किया गया। अब कह सकते हो, देखो ब्रिटेन वॉर में है, अगर ब्रिटेन वॉर में है तो इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पे पूरा कब्जा किसका था, ब्रिटेन का। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया में क्या की, टैक्स लगा दी, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दिए और इनकम टैक्स लगा दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि उनको इनकम की ज़रूरत थी, उनको पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि वॉर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था और इस खर्चा को पूरा करने के लिए उन्होंने लोन ले रखा था और उस लोन को पूरा करने के लिए उनको टैक्स बढ़ाना पड़ा। और क्या क्या टैक्स बढ़े? कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दिया और इधर इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। इनकम के ऊपर टैक्स लेना यहीं से स्टार्ट हुआ था। देन देयर वॉज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन 1913 to 1918, द प्राइस वर डबल्ड। देखो इसी बीच और एक प्रॉब्लम आ गया इंडिया के लोगों के लिए कि 1913 to 1980 इस 5 सालों में, इन 5-6 सालों में जो प्राइस था चीज़ों का वो डबल हो गया। जैसे कोई चीज़ 1 रुपये में बिकती थी 1913 में, तो 18 आते आते वो 2 से ढाई रुपये में कन्वर्ट हो गए, मीन्स प्राइस सारी चीज़ों के डबल हो गए। तो भैया देखो वॉर का सिचुएशन है, इनकम नहीं हो रहा है लोगों को और प्राइस डबल हो जाएगा, तो बताओ इंडिया के लोगों को परेशानी होगी कि नहीं? कॉमन मैन को परेशानी होगी ही, ठीक है। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द पीपल। वही ठीक है जो चीज़ नेपोलियन करता था रेवोल्यूशनरी वॉर्स में, सेम चीज़ें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स करते थे। ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे, जो अंग्रेज़ थे, सेम चीज़ करते थे। गांव से यंग लड़कों को आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती कर देते थे, जिससे लोग बहुत नाराज़ थे। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द पीपल due to crop failure in 1918 and 1921 1920 to 21 session, there was acute shortage of food। देखो यहाँ पे क्रॉप फेलियर का भी प्रॉब्लम था, ये 18-19 में और 20-21 में, इन 2 सालों में क्रॉप फेलियर था और फूड शॉर्टेज हो गया। इसी बीच अगला पॉइंट देखेंगे, इन्फ्लुएंजा आ गया। 1921 इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक किल्ड अराउंड 12 to 13 मिलियन पीपल इन इंडिया। करोड़ आदमी मर गए इंडिया में, किसकी वजह से? इन्फ्लुएंजा, हैजा की वजह से एपिडेमिक आ गया, ठीक है। पीपल थॉट दैट दिस एक्सट्रीम हार्डशिप विल एंड वंस द वॉर एंड्स, बट इट डिड नॉट हैपन। लोगों को ये उम्मीद थी कि एक बार जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, और वॉर कब ख़त्म हुआ? 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। लोगों को लगा कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो उसके बाद उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे ये तुम्हारा टैक्स बढ़ाया गया था, चीज़ों के जो रेट थे डबल हो गए थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ा राहत मिलेगा। बट ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। इट जस्ट डिड नॉट हैपन। पीपल एक्सपेक्टेड कि वॉर ओवर हुआ तो ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, बट वॉर ओवर होने के बाद भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स कंडीशन। सो लेट्स वंस अगेन रिवाइज दोज पॉइंट्स कि 1919 के अराउंड इंडिया क्या था और कैसा कंडीशन था। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पहला पॉइंट है वर्ल्ड वॉर चल रहा था, एंड बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर कॉलोनियल गवर्नमेंट को अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना पड़ा, और इंक्रीज़ होने की वजह से उनको वॉर लोन्स लेने पड़े, और वॉर लोन्स को पूरा करने के लिए उनको टैक्स में इंक्रीज़ करना पड़ा। और टैक्स बढ़ाया किस किस में? कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, इनकम टैक्स भी उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इज़ वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ सारी चीज़ों के रेट डबल हो गए। इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन मीन्स हाई इंक्रीज इन प्राइस ऑफ थिंग्स, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया चीज़ों के रेट्स में। जैसे 13 से 18 आते आते चीज़ों का प्राइस डबल हो चुके थे। अब आते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ फोर्स रिक्रूटमेंट, मीन्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी ब्रिटिशर्स को,
तो इंडिया के गांव-गांव से लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती कर देते थे. सो दिस कॉज्ड अ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द पीपल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स, क्रॉप फेलियर का प्रॉब्लम था, मीन्स फसल पूरा चौपट बर्बाद. सो 2 सेशन आए थे ऐसे 18-19 और 2021. तो बिल्कुल भी इसमें क्रॉप हुआ नहीं, फसल उगे नहीं, खेती किसानी ठप हो गया. तो इसमें फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम आ गया, लोग भूखे मरने लगे. और उसी बीच 1921 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, जिसको हम हैजा कहते हैं. और हैजा की वजह से 12 से 13 मिलियन लोग, मीन्स करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंजा. सो दिस वॉज द सिचुएशन. यू जस्ट इमेजिन कि तुम उस टाइम पे हो, 4-5 साल के बीच में अगर तुम उस इंडिया में रहते हो. सो इट वॉज नॉट लेस देन अ हेल. नरक से कम नहीं था उस टाइम पे, कह सकते हो. अब लोगों को लगा कि ऑल दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. अगर एक बार वॉर ख़त्म होता है तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, लोगों को ऐसा लगा था. बट दिस डिड नॉट हैपन. ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ. ठीक है, वॉर ओवर होने पर लोगों का कंडीशन तो इम्प्रूव नहीं हुआ, तो और क्या क्या हुआ वही हम देखने वाले हैं. These are the things that we are going to talk. All right. ओके, सो ये सिचुएशन था इंडिया का. और इसी बीच हमारे नेशनल हीरो मिस्टर महात्मा गांधी जी का आगमन होता है इंडिया में. ठीक है, तो इसी बीच ऐसे सिचुएशन में एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल. तो इसी सिचुएशन में एक नए लीडर का आगमन होता है इंडिया में, और दैट लीडर टेल्स अस द न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल. नए तरीके सिखाता है इंडिया के लोगों को कैसे प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट के खिलाफ. तो उसको हम कहते हैं, हु द पर्सन इज द हीरो ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी अराइव्स in this scenario in India, and what does he do? Yes, what does he do? What is that new method to protest against, to struggle against the government? That is what we are going to talk. So Mahatma Gandhi suggested the new method to fight against the colonial government is called satyagraha. ठीक है, ये 2 हिंदी शब्दों से मिलके बना है, जिसको हम कहते हैं सत्य और आग्रह. सत्य आग्रह. सत्य आग्रह, आग्रह माने मांगना, सत्य मीन सच, ट्रूथ को डिमांड करना, सच्चाई की मांग करना, लिटरल मीनिंग यू कैन से. देखेंगे आगे ये सत्याग्रह क्या है, हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर बार यूज होने वाला है आगे चैप्टर में कि व्हाट इज़ दिस द टर्म कॉल्ड सत्याग्रह, क्या मतलब होता है इसका. चलिए देखते हैं. सो बिफोर नोइंग अबाउट सत्याग्रह वी मस्ट नो अबाउट मिस्टर गांधी अ लिटिल बिट. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. This can be asked you in MCQ कि गांधी जी इंडिया कब आए थे. So remember this, Mahatma Gandhi arrived India in January 1915. He had come from South Africa after successfully fighting against the racial regime that we also called apartheid system. Okay, using the novel method of mass protest which he called सत्याग्रह. तो गांधी जी इंडिया 1915 में आए अफ्रीका से. और अफ्रीका क्या कर रहे थे ये लोग अफ्रीका में? भाई अफ्रीका में ये सत्याग्रह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ. और अफ्रीका में कौन सी गवर्नमेंट थी? रेशियल गवर्नमेंट, दैट वी कॉल अपार्थाइड सिस्टम. ओके, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर ऑफ योर स्किन. सो इस टाइप के गवर्नमेंट के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करके आ रहे थे इंडिया.
प्रोटेस्ट कर रहे थे अफ्रीका में, और वहीं अफ्रीका से इंडिया आए थे। और अफ्रीका में कौन सा मेथड उन्होंने यूज किया था? दैट मेथड इज़ कॉल्ड सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह किया था अफ्रीका में, और वही सत्याग्रह वो इंडिया में करने वाले थे। तो ये सत्याग्रह क्या है, इसको तो जानना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। सो सत्याग्रह, व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ प्रोटेस्ट दैट emphasizes the power of truth and need to search for truth। मीन्स सत्याग्रह का मतलब होता है सच की पावर पे जोर देना और सच को ढूंढना। आई टोल्ड यू, सत्याग्रह, सत्य के आग्रह, ठीक है, सच को ढूंढना, सच को जानना। इफ द कॉज इज ट्रू अगेंस्ट इनजस्टिस देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। गांधी जी बिलीव करते थे अगर हम सच के साथ हैं, अगर हम सच के साथ हैं तो हमको वायलेंस यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिजिकल फोर्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम सच के साथ हैं। ओके, ही ऑल्सो सेज अ सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक जो सत्याग्रही होता है उसको वायलेंस यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऐसे ही बैटल जीत सकता है, ऐसे ही सामने वाले को हरा सकता है, बिना हाथ पांव चलाए, बिना वायलेंस यूज किए। दिस कैन बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ ऑपरेसर। और ये सत्याग्रह क्या है? ये सत्याग्रह का मतलब आप समझ लो कि सच को रियलाइज करवाना, सच को सामने वाले को रियलाइज कराना। मीन्स दिस कैन बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द अप्रेसर। ओके, रिमेंबर नेल्सन मंडेला चैप्टर, क्या कहा था नेल्सन मंडेला ने? कि हम सामने वाले के कंसाइंस को, अंतरात्मा को जगा सकते हैं और सच को उसको रियलाइज करा सकते हैं। सेम थिंग इज हियर, क्योंकि मंडेला जी भी तो गांधी जी के ही चेले थे। तो गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह का मतलब है हम जो ऑपरेसर है, मीन्स जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उसको हम रियलाइज करवाएंगे, उसको ये महसूस करवाएंगे कि आप गलत कर रहे हो हमारे साथ। और जब वो समझ जाएंगे कि वो लोग गलत कर रहे हैं तो अपने आप इंडिया छोड़ के चले जाएंगे और अपने आप इंडिया का कंडीशन इम्प्रूव्ड हो जाएगा। यस, ही सेज oppressor and oppressed both can be persuaded to see the truth without forcing them to accept the truth through violence। वो कहता है कि सच को हमको सिर्फ रियलाइज कराना है सामने वाले को, सच को हमको, ये ब्रिटेन के लोगों को, ये कॉलोनियल गवर्नमेंट को रियलाइज कराना है कि वो गलत हैं। जब वो रियलाइज कर लेंगे तो सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सो ऑपरेसर मीन्स कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड ऑपरेस्ड मीन्स इंडियंस। तो इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों को ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि सच क्या है। ठीक है, सच ये है कि हर इंसान बराबर होता है और किसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर ये बात, ये छोटी सी बात अगर अंग्रेज़ों को समझ में आ गई तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व। और वो कहते हैं ये जो सच है, ये जो हम रियलाइज़ कराने वाले हैं ट्रूथ, कि एवरी वन इज़ कॉमन एंड एवरी वन इज़ इक्वल एंड ऑल शुड हैव द फ्रीडम। अगर इस बात को हमको समझाना है तो हम वायलेंस यूज नहीं करेंगे, हमको इसको प्यार से समझाना है, न कि मारपीट के समझाना है। वी कैन नॉट फोर्स दिस टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू वायलेंस। हम फोर्स नहीं करेंगे कि आपको मानना पड़ेगा, नहीं, वो ऑटोमेटिकली मानेंगे, बस हमको समझाने की ज़रूरत है। गांधी जी बिलीव दैट ट्रूथ अल्टीमेटली विंस एंड नॉन वायलेंस कैन यूनाइट ऑल इंडियंस। गांधी जी का मानना था कि आखिरी में सच की ही जीत होती है, आखिरी में सच जीतता ही है, एंड इसके लिए हमको वायलेंस यूज करने की ज़रूरत नहीं है, नॉन वायलेंस ही हमको यूज करना चाहिए। सो गांधी जी के दो ही तो मेन थ्योरी थे, सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सो वंस अगेन इसको हम रिवीजन करेंगे कि सत्याग्रह गांधी जी के हिसाब से क्या होता है, क्या है ये सत्याग्रह, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर की वजह से। चलिए देखते हैं कि ये सत्याग्रह क्या है, एक बार और रिवीजन। सत्याग्रह इज अ मेथड ऑफ प्रोटेस्ट दैट एम्फसाइजेस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ।
ये एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसा प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है जिसमें सच को खोजा जाता है, जिसमें सच की ताकत को दिखाया गया है कि अगर तुम सच के साथ हो तो तुम जीतोगे ही। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट, इसका मतलब होता है इफ़ द कॉज इज़ ट्रू अगेंस्ट इनजस्टिस देन द फिजिकल फोर्स इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप सच के साथ हो, आपके लड़ाई में अगर सच्चाई है, आपके प्रोटेस्ट करने में अगर सच्चाई है, आप अगर सच के साथ हो, तो आपको वायलेंस होने की ज़रूरत नहीं है, वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल फोर्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अ सत्याग्रही कैन विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। अगर आप एक सच्चे सत्याग्रही हैं, अगर आप सत्याग्रह को फॉलो करते हैं तो आप वायलेंस नहीं करेंगे, आप अपनी लड़ाई नॉन वायलेंस से ही जीतेंगे। और अगला पॉइंट है, दिस कैन बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ ऑपरेसर। मीन्स, और हम ये बैटल जीतेंगे कैसे, ये लड़ाई जीतेंगे कैसे? हमको बस ये समझाना है सामने वाले को कि भैया आप जो हमारे साथ कर रहे हो ये गलत है, आपने हमारी आज़ादी छीन ली है, ये गलत है। और ये छोटी सी बात जिस दिन सत्याग्रही, ठीक है, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ये ब्रिटिशर्स को समझा लिए तो सारा प्रॉब्लम ख़त्म, ब्रिटिश लोग समझ जाएंगे और अपने आप यहाँ से चले जाएंगे और इंडिया के कंडीशन में सुधार हो जाएगा। सो आगे का पॉइंट है, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड बोथ कैन बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। मीन्स, ऑपरेसर मीन्स जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स हैं, एंड ऑपरेस जो इंडियन लोग हैं, इन दोनों को सच को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि सच क्या है। ठीक है, इन दोनों को सच क्या है रियलाइज़ करने की बहुत नेसेसिटी थी। देयर वॉज अ ग्रेट नेसेसिटी टू रियलाइज इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स बोथ दैट व्हाट इज़ ट्रूथ, बिकॉज बोथ हैड फॉरगटन व्हाट इज़ ट्रूथ। अजीब बात है कि इंडिया के लोग भी सच क्या है भूल गए थे और ब्रिटेन के लोग भी सच क्या है भूल गए थे। कैसे? इंडिया के लोग कैसे भूल गए थे? देखो, इंडिया के लोग ये रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे थे कि हम सब बराबर हैं। ठीक है, हम गुलाम हैं, हमको आज़ादी हमारी छीन ली है, ये सब चीज़ लोगों को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था। लोग अपने आप को छोटा समझ रहे थे। ब्रिटेन के लोगों से हमेशा छोटा समझते थे अपने आप को इलिटरेट और अनसिविलाइज्ड समझते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसा उनको बोल के रखा था कि तुम नालायक हो, तुमको तो ठीक करने के लिए हम आए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इंडिया के लोगों को भी सच नहीं पता था। क्या सच था? क्या सच है वो? कि हम इक्वल हैं, ठीक है, हमको आज़ादी मिलनी चाहिए। ये रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा था इंडिया के लोगों को। अगर ये रियलाइजेशन होता तो कब का अंग्रेज़ों को भगा दिए होते। और दूसरी बात, ब्रिटिशर्स को भी ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि वो लोग गलत कर रहे हैं। तो इन दोनों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द ट्रूथ। यस, एंड गांधी जी सेज टू मेक पीपल रियलाइज दिस ट्रूथ वी कैन नॉट फोर्स। हमको ये ज़बरदस्ती रियलाइज़ नहीं करवाना है, ठीक है, वायलेंस यूज करके हमको ये रियलाइज़ नहीं कराना है कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, एंड गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। आपको पूरे उनके करियर में, उनके लाइफ टाइम में देखा कि नॉन वायलेंस was a great method of protest for Mahatma Gandhi. Now he says, Gandhiji believed that truth ultimately wins and non-violence can unite all Indians. वो कहते हैं कि पूरे इंडिया को यूनाइटेड करना है तो ये सिर्फ नॉन वायलेंस के थ्रू हो सकता है। वायलेंस यूज करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, दंगे फसाद करेंगे, तो ऐसे में इंडिया का यूनिफिकेशन नहीं हो सकता। ओके, एंड वो मानते थे कि सच आखिरी में जीतता ही है, सच्चाई की जीत होती है। This was the belief that Gandhiji had. Okay. Now, उनके ही वर्ड में सत्याग्रह का क्या मतलब होता है ये हम देखेंगे। उनके ही वर्ड में सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, उन्होंने क्या बोला है सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी ने, सत्याग्रह इज एन एक्टिव रेजिस्टेंस नीड इंटेंस एक्टिविटी। लोग मानते थे कि सत्याग्रह में क्या करना है। सत्याग्रह का मतलब है एक जगह इकट्ठा हो बहुत सारे लोग और अंग्रेज़ों को प्यार से बोलो कि भैया आप गलत हो। लोगों को लगता था ये तो बोरिंग काम है, ठीक है, इसमें क्या फोर्स की ज़रूरत है, इसमें क्या कौन सा बड़ा काम है, एक जगह इकट्ठा होना और चुपचाप अंग्रेज़ों को बोलना भैया आप गलत हो। ठीक है,
बट गांधी जी ऐसा नहीं मानते। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह इज एन एक्टिव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स स्ट्रगल, इट इज एन एक्टिव स्ट्रगल, नीड्स इंटेंस एक्टिविटी। बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत हिम्मत चाहिए कि सामने वाले को तुम जाके प्यार से बोलो भैया आप गलत हो। सो गांधी जी बिलीव दिस इज नॉट पैसिव। लोग मानते थे कि ये पैसिव है, ये क्या पैसिव मूवमेंट है, मीन्स इसमें तो कुछ करना नहीं रहता है। लेकिन गांधी जी कहते हैं ऐसा नहीं है, दिस इज एन एक्टिव स्ट्रगल, एक्टिव रेजिस्टेंस, नीड्स इंटेंस एक्टिविटी। बहुत दमखम की ज़रूरत पड़ेगी आपको सामने वालों को गलत बोलने को। उसके मुंह पे जाके बोलोगे भैया आप गलत कर रहे हो, वो भी बिना गुस्सा किए, प्यार से, विदाउट यूजिंग नॉन वायलेंस। सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, सत्याग्रही डजंट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। तो कहते हैं कि जो सत्याग्रह है इट इज़ नॉट अ फिजिकल फोर्स, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हाथ पाँव नहीं चलाना है, खुद जाके नहीं मरना है उधर। अ सत्याग्रही कैन नॉट डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स एंड ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। कहते हैं कि सत्याग्रह जो है सोल फोर्स है। सोल फोर्स मीन्स अंदर के सोच को बदलना है, इंसान को मार पीट के नहीं बदलना है, इसको लड़ाई झगड़ा डंडे मार के नहीं समझाना है कि ये गलत है। सोल फोर्स है, आत्मा को जगाना, अंतरात्मा को जगाना, कंसाइंस को चेंज करना, इंसान के सोच को बदलना है सत्याग्रह। ठीक है, एंड दिस इज रिलेटेड टू सोल एंड सोल इज रिलेटेड टू ट्रूथ। सोल इज रिलेटेड टू ट्रूथ, सच। सिर्फ सच को रियलाइज कराना है लोगों को। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा इंसान का ड्यूटी है नॉन वायलेंस। हमको बिल्कुल भी वायलेंट नहीं होना है और वायलेंस बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। गांधी जी वॉज नेवर इन फेवर ऑफ वायलेंस। ओके, इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन। उसका रीज़न भी था, गांधी जी ने वायलेंस क्यों यूज नहीं किया, उसका एक रीज़न भी है। देखो, वायलेंस का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, डंडे मारना, गोलियां चलाना, बम फेंकना, तोप से उड़ा देना, लड़ाई लड़ना, ये सारी चीज़ें वायलेंस हैं। तो क्या इंडिया ब्रिटेन जैसे या यूरोप जैसे पावरफुल एरिया या पावरफुल कंट्रीज़ का सामना कर सकता था? नहीं। इंडिया के लोग अभी भी तीर भाले और तलवार से लड़ते थे, जबकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, वहाँ पे बम थे, ग्रेनेड थे, गन थे, तोप थे। तो ब्रिटेन के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो गांधी जी बिलीव दैट इंडिया कैन नॉट राइवल और कैन नॉट फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन एंड यूरोप इन द फोर्स ऑफ आर्म्स। लाइक ब्रिटेन, इंडिया कैन नॉट बिकम आर्म्स कैरियर एंड वर्शिप वॉर गॉड्स। वो कहते थे कि हम ब्रिटेन जैसे नहीं हो सकते, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम अभी उतने पावरफुल नहीं हैं कि ब्रिटेन के साथ हम लड़ाई लड़ें, और लड़ते तो सब मारे जाते। तो सब मरने के बाद अगर आज़ादी मिल रही है तो क्या कीमत है उस आज़ादी का? मीन चलो इंडिया में 50 करोड़ लोग हैं, अब 50 करोड़ के 50 करोड़ मारे गए और इंडिया आज़ाद हो गया, तो रहेगा कौन यहाँ पे? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग फ्रीडम इफ़ देयर इज़ नो वन टू एंजॉय दैट फ्रीडम? सो गांधी जी कहते थे कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते ब्रिटेन के साथ, मारे जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे लोग मरने के बाद अगर आज़ादी मिलेगी तो उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं। This was the belief of Mahatma Gandhi. Yes. So this is the meaning of सत्याग्रह. So क्या है सत्याग्रह? क्या क्या गांधी जी ने मूवमेंट चलाए? गांधी जी के हिसाब से सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, जस्ट देखा हमने अभी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये सत्याग्रह उन्होंने कैसे किया, कौन कौन से मूवमेंट चलाए। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन अवर नेक्स्ट वीडियो।